अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वेलकम वेलकम। जी जी। मैं जस्ट अभी देखा और थोड़ा सा फ्री था तो मैं बोला अच्छा सर से की रहनुमाई में चला जाता। जी। जज़ाकल्लाह। इरफान भाई आजकल बहुत बिजी है और हमारी जो मुहिम है उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और जी इस जो हमारा जो इनिशिएटिव था उस पे माशाल्लाह एक से पॉजिटिव साइन कहेंगे हम लोग, जिसके उम्मीद थी कि इस तरीके के लोग और डेवलप हो और जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनसे भी अच्छी तरीके से काम करें। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल इरफान भाई भी है, साथ में हमारी यास्मीन मैम है, मुइन मैम है, मूसा भाई है और इफ्तिकार सर है। तो ये प्रोडक्ट है जिसको शो कर कर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी दिल को खुशी होती है और दिल को ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा सरमाया, बहुत सारा एसेट जमा कर लिया और हमारी कम्युनिटी के लिए। खैर, मैं ज्यादा ताखिर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आज का सेशन जो कि हमारे अभी एनएलपी की सीरीज चल रही है, बहुत से लोग इसमें जुड़े थे और बीच में कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से वो लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन खैर, अभी हमारा मकसद दरअसल यही है कि इस तरीके से लास्ट के जो सेशंस है हमारे, हमने स्टार्ट किया था राइट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन और नॉलेज। फिर हमने शुरू किया था कि किस तरीके से थेरीज का इस्तेमाल करें, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करें, किस तरीके से बच्चों को इवेल्युएट करें, किस तरीके से बच्चों को समझे, किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करें, डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करें। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि अब जो लास्ट पेज है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के बाद में रिकमेंडेशन कैसे करें। और उसके अलावा पूरा कोर्स हमारा खत्म लगभग हो चुका है करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। मैंने उसके अंदर एक एडिशनल चीज ऐड करने की कोशिश किया था कि क्यों ना हम लोग एनएलपी भी उसमें इंड्यूस कर दे, एनएलपी भी उसमें हम लोग इनवाइट कर दे, इंक्लूड कर दे, ताकि एनएलपी का संबंध साइकोलॉजी से है और साइकोलॉजी का संबंध जनरली किसी भी टीचर की जिंदगी से होता है, काउंसलर की जिंदगी से होता है या करियर काउंसलर की जिंदगी से होता है। अगर हम नफ्सियात को अच्छे से समझ लेते हैं, लोगों के बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं, लोगों के जो भी अफसरदगी का आलम होता है या सैडनेस का आलम जो होता है या फोबिया का आलम जो होता है, या फिर लोगों की तरक्की का राज क्या होता है, कैसे लोग तरक्की करते हैं, कैसे कौमें तरक्की करती है, कैसे एक इंडिविजुअल अपने अलोननेस को, अपने प्रॉब्लम को एक तरफ रखकर तरक्की करता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस कंडीशन में होने के बावजूद तरक्की करते हैं, बहुत सारे कंडीशन लोग एक्सीडेंट होने के बाद में रिकवर करते हैं और बाउंस बैक करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के बाद में या फिर जिस्मानी तौर पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मेट करने के बाद में भी अपने आप को रिकवर कर कर बाउंस बैक करते हैं। उनकी बहुत सारी वजह होती है, तो एनएलपी कहीं ना कहीं इन सारी वजूहात आपके सामने पेश करता है कि क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सक्सेस को नहीं ले पाते हैं या अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एनएलपी के डिफरेंट टेक्निक्स को देखे, मोडालिटी को देखे, किस तरीके से लोगों को पहचानना है उसको देखे, मिररिंग को देखे, किस तरीके से लोगों को के जहन को हमको मेल खाना है, किस तरीके से उनके हिसाब से बात करना है। फिर हमने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल करते हुए, ये तकरीबन हमारा पांचवा या छठा लेक्चर इस जम में है कि अब हम लोग एनएलपी को और बारीकियों से देखें और जो क्रिटिकल इश्यूज आते हैं। अभी तक मैं सारी बातें जो करता था या हर लेक्चर्स के अंदर मेरी ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता था कि कहीं ना कहीं हम लोग करियर से रिलेटेड आपके सामने मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। जब बच्चा मेरे सामने करियर से रिलेटेड इश्यूज लेकर आता है, जब बच्चा मेरे सामने करियर की क्यूरी लेकर आता है, डाउट लेकर आता है, तो उस बच्चे को, उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, उसके पेरेंट को सेटिस्फाई करना मेरा एक अष्ट मकसद होता है और मेरा एक कहूंगा मैं मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेरी सारी गुफ्तगू का। मैं उसको फिर अपनी थेरीज के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए, जो जो मैंने स्किल्स और टेक्निक को सीखा उस कोर्स के दौरान, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं अभी तक सारी बातें लगभग लगभग इसी के दायरे में करता आ रहा था। अभी चूंकि एनएलपी पे हम लोग बात कर रहे हैं और एनएलपी का संबंध कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से होता है, और साइकोलॉजी जो कि साइकोलॉजी जो कि इंसान को
साइकोलॉजी जो कि इंसान को समझने के लिए, अपने लोगों को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने बिहेवियर को समझने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, अच्छे बिहेवियर को एक्वायर करने के लिए, बुरे बिहेवियर को निकालने के लिए, अच्छी सोच को डालने के लिए, खराब सोच को निकालने के लिए, या लोगों को अच्छे देखकर उनसे कुछ सीख लेने के लिए, इसके लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए एक टीचर को, एक करियर काउंसलर को साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एनएलपी को सीखना इस कोर्स में जरूरी समझा। ओके, अब एनएलपी का जो आज का जो कोर्स है वो तकरीबन ऐसा है जो हर इंसान की जिंदगी में उसका कहीं ना कहीं संबंध होता है, कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। हर इंसान चाहता है कि वो कुछ बेहतर चीज को अचीव कर ले। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फोबियाज होता है, कुछ ना कुछ एंजाइटी होती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी चीज की कमी होती है, किसी चीज को बढ़ाने की डिजायर होते हैं। ये सारे एक उमूमी तौर पर एक आम इंसान के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। तो आज का जो लेक्चर है मैंने उसी चीज के ऊपर रखा हो। एनएलपी के अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक इस्तेमाल होता है जिसका नाम है स्विच पैटर्न। क्या मुझे दोहराएगा कोई, मैंने क्या कहा? स्विच पैटर्न। स्विच पैटर्न, वेरी गुड। मतलब मेरी आवाज आ रही है तो मैं इस बीच बीच में आपसे एक इस तरीके से इंटरेक्टिव सेशन करूंगा। अदरवाइज आई डोंट लाइक इंटरेक्टिव सेशन व्हाइल आई एम ऑनलाइन और जूम। खैर, तो स्विच पैटर्न आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एनएलपी में स्विच पैटर्न का इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है हमें। जैसा कि स्विच पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूं, स्विच SWISH, स्विच जो बोलते हैं हम लोग, स्विच यानी कभी भी हम लोग किसी को एक चीज से दूसरी चीज में जब हम लोग उसको उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बच्चे को भी कभी आप लेने की कोशिश करते हैं, छोटे बच्चे को आप अपने गोद में लेने की कोशिश करते हैं तो उसका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, उसके बिहेवियर को उस तरीके से वहां से डाइवर्ट कर अपनी तरफ लाने के लिए हम लोग करते तो ये जो है वहीं से लिया गया है, किसी बिहेवियर को पलटने के लिए, किसी बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जब इसके एनएलपी के जो फाउंडर्स है उन्होंने इस टेक्निक के बारे में सीखा और इस टेक्निक को आम लोगों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको क्या नाम दिया जाए। तो उसको नाम दिया गया स्विच पैटर्न। इस शू से ही लिया गया है, इसलिए इसका नाम रह गया स्विच पैटर्न। यानी किसी एक बिहेवियर को चेंज करने के लिए, डिजायर्ड बिहेवियर से जो भी हम लोग कदम उठाते हैं उस कदम को, उस पैटर्न को कहते हैं एनएलपी की दुनिया में स्विच पैटर्न। जब एक बच्चा मेरे पास में आता है, जब एक पेरेंट्स मेरे पास में आता है, या फिर कोई डायरेक्ट क्लाइंट मेरे पास में आता है किसी और फील्ड से रिलेटेड, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या नॉर्मल कोई डेली बेसिस पे काम करने वाला कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है। वो इंडिविजुअल जब मेरे सामने आता है तो किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है। प्रॉब्लम को लेकर आता है, जैसे कि हम टीचिंग की लाइन के अंदर बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चों के इश्यूज होते हैं। कोई मुझे बताएंगे कि बच्चों के इश्यूज कौन कौन से होते हैं? बच्चे बोलते हैं कि मुझे इस चीज का प्रॉब्लम है, उस चीज का प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस, शाइनेस। यस, कोई बच्चा कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब भी मैं स्टेज पर आता हूँ तो मुझे मेरे हाथ थर थर कांपते हैं, मेरे पैर कपकपाते हैं। या कभी कभी टीचर में या आप लोगों को भी किसी भी तरीके का कोई फोबिया हो सकता है, किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड कोई भी मसला हो सकता है। यानी कोई ये कह सकता है कि भाई सर मैं जब लेक्चर पढ़ाता हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, लेकिन जब लेक्चर के अलावा जब मैं पोडियम पर खड़ा होता हूँ और तब जब मैं किसी गैदरिंग से मुखातिब होता हूँ, खिताब करता हूँ, तो उस दौरान जो है मुझे थोड़ा एंजाइटी लगती है, मेरे कॉन्फिडेंस में कमी आती है। मैं क्लासरूम में तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं जब किसी दूसरे जगह पर जाता हूँ तो मुझे एंजाइटी फील होती है, मुझे तकलीफ होती है, मेरे कॉन्फिडेंस में कमी आती है। या फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस में कमी आती है, या फिर मेरा कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा खराब है,
मैं जब बोलता हूं तो मुझे बोलते वक्त अच्छा नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाता हूँ, मुझे फोबिया होता है। या फिर मैं कहीं ऊंचाई पे चला जाता हूँ तो ऊंचाई पे चला जाने के बाद में मुझे डर लगता है, मुझे किसी चीज का फोबिया है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं उस पिच के ऊपर खेलता हूँ। मैं जब श्रीलंका जाता हूँ तो श्रीलंका में जब कोलंबो में जब मैच होता है तो श्रीलंका का जो इन्वायरमेंट है, तो श्रीलंका के इन्वायरमेंट में मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है। अपने आप को म्यूट कर ले, जो भी साथी जुड़ते हैं, जुड़ना इसमें फ्री है, लेकिन आप अपने आप को म्यूट करके जुड़। हाँ, तो जब मैं किसी फील्ड में जाता हूँ, क्रिकेटर की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सपोज विराट कोहली हूँ या मैं फिर सिराज हूँ, जब भी मैं श्रीलंका में मेरा मैच होता हूँ तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, मैं वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। मैं अगर शुरुआत पे आ जाऊँ तो मैं हर इनिंग में सेंचुरी लगा सकता हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज। मेरा टेक्निक ऐसा है, मेरा फुटबॉल ऐसा है, मेरा बैलेंस ऐसा है, मेरा आई कांटेक्ट ऐसा है, मेरा फिजिक्स ऐसा है, everything is good. But when a certain situation occurs, जब कोई सिचुएशन अक्यूर होती है, जब कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है, किसी पर्टिकुलर जगह पे मैं जाता हूँ, तो जगह पे जाने के बाद में मैं अपने आप को वहां पर इंप्रूव नहीं कर पाता हूँ अपना परफॉर्मेंस। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि भाई मैं फला फला किसी शख्स को देख लेता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा आने की वजह से मेरा परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाता है। या कभी कभी मेरे सामने कोई प्रिंसिपल आ जाता है, तो जब प्रिंसिपल मेरे लेक्चर को ऑब्जर्व करती है तो मुझे एंजाइटी फील होती है, मुझे बेचैनी फील होती है, मुझे कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो इस तरीके के बेशुमार प्रॉब्लम्स जो कि हमारी जिंदगी में होते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास जो क्लाइंट आता है उसको, उसके लिए इस्तेमाल होता है एनएलपी की दुनिया में स्विच पैटर्न। स्विच पैटर्न की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इश्यूज हमारे स्टूडेंट में हो सकता है, पेरेंट्स में हो सकता है, अपने आप में हो सकता है, हमारे कलीग में हो सकता है, किसी प्रोफेशनल में हो सकता है, जो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर आया है। अब उस प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इस्तेमाल करना है एक टेक्निक जिसका नाम है स्विच पैटर्न। अब इस स्विच पैटर्न का संबंध कहीं ना कहीं आपके दिमाग से है, आपके माइंड से है। और हमको पता है कि माइंड के दो हिस्से होते हैं। क्या मुझे कोई बताएगा कि साइकोलॉजी की दुनिया में, नफ्सियात की दुनिया में माइंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उनका नाम है, कोई बता सकता है मुझे? पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड, नहीं 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 नहीं, एक नॉर्मल, कॉन्शियस और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं शऊरी दिमाग और लाशऊरी दिमाग, हिंदी में कहते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। तो जनरली साइकोलॉजी की दुनिया में, नफ्सियात की दुनिया में, जब हम लोग किसी से डील करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसके दो जहन एट अ टाइम बात करते हैं। एक उसका शऊरी दिमाग, आपका उसका कॉन्शियस माइंड, जो कि लॉजिक से भरपूर होता है, लॉजिक, रीजनिंग, और उसके अंदर सवाल पूछना, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये इस तरीके से क्वेश्चंस से भरा हुआ, और किसी भी चीज को एज इट इज नहीं लेने वाला। जैसे कि मैं आपके सामने एक बात कहूं कि आप सब लोगों को मैं जो बता रहा हूं ना, मैं दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान हूं, और मैं जो कहूंगा ना आपको, आप वो उस बात को मान लीजिए, और मैं आपकी जिंदगी में एक रिवॉल्यूशन लाऊंगा। मैं आपकी जिंदगी में एक इंकलाब लाने के लिए यहां पर आया हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए, आप मेरी बात का यकीन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में चेंज कर दूंगा, आपकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी होगी। तो इस बात को आपका लॉजिकल माइंड काउंटर करता है। क्या एहसान भाई, आपके टैलेंट को, आपकी क्वालिटीज को हम मानते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मत फेंको भाई, क्या आप जो कर लेंगे हमारी जिंदगी की कर लेंगी। तो ये जो इस तरीके के सवाल जो करता है, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जिसको जनरली हम लोग कहते हैं बचकाना दिमाग, लाशऊरी दिमाग, जो कि एक उम्र तक के हमारे धीरे धीरे हमारे फैसलों के अंदर उसका गलबा होता है। यानी मैक्सिमम जो 90% डिसीजन जो होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड
गॉन करता है और वो चलाता है। जैसा कि सुबह उठकर ब्रश करना, आपकी जो हैबिचुअल एक्टिविटीज होती है उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। वॉशरूम जाना, तैयारी करना, बहुत सारे काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर लेता है। आप नींद में सोए हैं, नींद में आपको मच्छर ने काटा, आपने मच्छर को मारा, मारने के बाद में मच्छर का हाथ भी साफ कर लिया, लेकिन आपकी नींद जो है उसमें खलल भी नहीं है, आपकी नींद होशियार नहीं हुई, आप वैसे के वैसे सोए। तो कॉन्शियस माइंड आपका सो रहा था लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका जग रहा था। ओके, तो उसी के साथ साथ अगर आपको स्विच पैटर्न को अप्लाई करना है, तो स्विच पैटर्न को अप्लाई करने के लिए आपको समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड इंसान का कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी चीजें पसंद होती है, और किसी इंसान के बिहेवियर को अगर चेंज करना है, किसी इंसान के माइंड को अगर तेजी प्रोवाइड करने की है, किसी किसी के दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करने की है, किसी के दिमाग को स्ट्रेस से हटाकर नॉर्मल लाइफ में लाना है, किसी इंसान के लो कॉन्फिडेंस को हाई कॉन्फिडेंस करना है, किसी इंसान की कोई क्वालिटीज को जगाना है, तो जगाना मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड को जगाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी इंसान को अगर आपको बेहतर कंडीशन में लाना है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक आपको पहुंचना होगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में मैसेज को दे देते हैं, तो अगर सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट भी करता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको हैबिट में ले लेता है और वो उसकी आदत का हिस्सा बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, एक बच्चे को मैंने कहा, मैं एग्जाम्पल इससे पहले भी दे चुका हूं, एक बच्चे को मैंने कहा बेटा 16 घंटे अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना तो आप कामयाब हो जाओ। बच्चे ने 16 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ना शुरू करने के बाद वो पढ़ता गया, एक दिन वो कलेक्टर बन भी गया, यूपीएससी क्लियर भी कर दिया। सेम चीज मैं उसी की क्लास के दूसरे बच्चे को भी कह रहा हूं, बेटा अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चे ने कहा अरे भाई 16 घंटे, यहाँ 16 मिनट पढ़ना मेरे लिए भारी है, तो 16 घंटे तो बहुत बड़ी बात होती है। सर जाओ अपना काम करो सर। उसने मेरी बात को दरकिनार किया, उसके कॉन्शियस माइंड ने उसको लॉजिक लगाकर रिजेक्ट किया। वो बच्चा जो था, वो बच्चा जब पहला वाले बच्चा जब सो रहा था, जब 10 बज रहे थे या 11 बज रहे थे, उसकी अम्मी उसके सामने आती है और अम्मी कहती है कि बेटा सो जा, 11 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, अगर ज्यादा जगेगा तो काले घेरे आ जाएंगे, काले घेरे आ जाएंगे तो खूबसूरती खराब हो जाएंगी, खूबसूरती खराब हो जाएंगी तो शादी नहीं होगी, या फिर और कोई चीजें हो सकती है। तो बच्चा उस सारे लॉजिक को समझता है और बोलता है कि भाई हाँ अम्मी बराबर कह रहे हैं, अम्मी बराबर कह रहे हैं। वो अपनी चद्दर लेता है और वो सो जाता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ था। वो छोटे मोटे लॉजिक की बिना पर अपने बड़े जो सपने को दरकिनार करने की हिम्मत जुटा सकता था। सिमिलरली जो बच्चे को मैंने कहा कि 16 घंटे तैयारी करनी है, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर उस बात को जब ले लिया, जब उसकी अम्मी 1 बजे रात को भी उसके कमरे में आ रही है और कह रही है बेटा सो जा, वरना काले घेरे आ जाएंगे तो आप खूबसूरती से खराब हो जाओगे, बेटी तेरी शादी ही नहीं हो सकती है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो चीज है, अल्लाह माफ करे, हम लोग कहते हैं कि लड़की अगर खूबसूरत रही तभी उसकी शादी अच्छी जगह पे होती है, वगैरह वगैरह। तो बेटी अगर ऐसा हो तो तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और कभी कभी हमारी बच्चियां भी इस बात को बहुत सीरियसली ले लेती है, और इस बात को या तो वो बच्ची उस बात को एक्सेप्ट कर लेगी, उस अम्मी के लॉजिक को, या फिर बच्ची के अंदर से एक आवाज आती है। बच्ची क्या कहती है? बच्ची बच्ची कहती है अम्मी काले घेरे जो है वो फेयर एंड लवली से चले जाएंगे, काले घेरे फेयर एंड लवली से चले जाएंगे, लेकिन मेरा टाइम जो है वो चला गया ना, वापस नहीं आने वाला है। मैं पढ़ूंगी अम्मी, मैं इसलिए पढ़ूंगी मुझे कलेक्टर बनना है, मैं बाद में इन काले घेरों का इलाज कर सकती हूँ, वापस से मैं फेयर बन सकती हूँ। बच्ची पढ़ती है 2 बजे रात तक के, 3 बजे रात तक पढ़ती है, फिर से फजर में उठ जाती है, अंदर से फिर से बगैर अलार्म के उसको कोई जगाता है। वो कौन जगाता है? सबकॉन्शियस माइंड जगाता है।
और बच्ची बाद में फिर कलेक्टर बनती है। सिमिलरली ये दोनों सिचुएशन के अंदर आपने देखा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड पर अगर किसी बात का असर पड़ता है तो उस बात को, सबकॉन्शियस माइंड का पावर इतना होता है कि दुनिया के अंदर वो बड़े बड़े रिवोल्यूशन ला सकते हैं। तो इसीलिए हमको स्विच पैटर्न को इस्तेमाल करना है, स्विच पैटर्न को अप्लाई करना है, अमल में लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर असर करना पड़ेगा। ऐसी बातें करनी पड़ेंगी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा एक्सेसिबल हो जाए, हम उसको एक्सेस करने वाले बने, हम जो चीज हम लोग कहे उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्विच पैटर्न को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। पहली बात आप नोट डाउन कीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड प्रेफर्स स्ट्रक्चर एंड पिक्चर्स ओवर वर्ड्स। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो पिक्चर को या स्ट्रक्चर को प्रेफर करता है हमारे अल्फाजों के ऊपर। जितना अगर मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूं, इधर आ बेटा, इधर आ, सपोज इस बच्चे को मैं कह रहा हूं कि बेटा ए फॉर एप्पल, हालांकि ये बड़ा बच्चा है और माशाल्लाह बहुत स्मार्ट बच्चा है मेरा, ही इज इन 4th स्टैंडर्ड। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि अगर ये फोर्थ ईयर में, मतलब 4 साल की उम्र में, और मैं इसको कह रहा हूं ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल, तो इसको पढ़ाना डिफिकल्ट होगा या आसान होगा इस तरीके से? या फिर मैं किसी बुक का इस्तेमाल करूं, ये बुक का इस्तेमाल करूं और यहां पर दिखाओ ये ए, और उसके बाद में एप्पल का सिंबल लगाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल। तो जो प्राइमरी में पढ़ाते होंगे या जो प्राइमरी के एजुकेशन से वाकिफ होंगे, तो वहां पर पिक्चरों का इस्तेमाल, स्टोरी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। क्यों? कि बच्चों का कॉन्शियस माइंड अभी इतनी तरीके से एक्टिव नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक मुझे किसी चीज को पहुंचाना है। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड मतलब बचकाना दिमाग। तो बचकाना दिमाग तक अगर चीज को मुझे लर्न कराना है, तो लर्न कराने के लिए मैं स्ट्रक्चर का इस्तेमाल या पिक्चर का इस्तेमाल करता हूं, ताकि वो फैमिलियरिटी हो जाए कि ए का शेप कैसा है, ए दिखता कैसा है, ए से क्या बनता है, वगैरह वगैरह। ओके, इसीलिए मैं पहली चीज आपको बताऊंगा कि जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने की कोशिश करें, तो ऑलवेज प्रिफर पिक्चर्स एंड स्ट्रक्चर टू मेक एक्सेसिबिलिटी टू दी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से अगर आपको कुछ काम लेना है, समझाना है सामने वाले को, तो ये याद रखें कि आप पिक्चर का इस्तेमाल करें, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, वर्ड के बिना। वर्ड का इस्तेमाल करे ही करे आप, लेकिन सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल ना करें, वर्ड के साथ साथ आप पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी होगी किसी इंसान के लाशौरी दिमाग तक पहुंचने के लिए। ये पहली चीज आप नोट कीजिए स्विच पैटर्न को सीखने के लिए। ओके, दूसरी चीज आप और ये देख सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट एंटरटेन नेगेटिव लाइंस। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो नेगेटिव लाइंस को एंटरटेन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह रहा हूं आपका लो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अभी है, सपोज एक बच्चा मेरे पास में आया, इसका एक इश्यू है, एक पेशेंट है, सपोज ये पेशेंट तो नहीं है लेकिन एक क्लाइंट है, सपोज ये क्लाइंट मेरे सामने आया हैविंग एन इश्यू ऑफ लो कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, सब सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, ये इश्यू है, वो इश्यू है, फला फला लेकर कोई इश्यू लेकर मेरे पास में आया। ओके, अब मैं इसको कह रहा हूं कि आपका ये प्रॉब्लम अब नहीं है, आपका लो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम अब नहीं है। तो नहीं वाला जो वर्ड है, इसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको प्रोसेस ही नहीं किया, तो वो नहीं लेगा ही नहीं। लो कॉन्फिडेंस का इश्यू है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं का वर्ड सबकॉन्शियस माइंड उसको निगलेक्ट करता है, उसको ओवरकम करता है, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। इसीलिए नहीं का इस्तेमाल आप ना करें।
आप दूसरी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल, किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं को सबकॉन्शियस माइंड इंटरटेन नहीं करता है। इस बात को आप सेकेंड चीज को नोट कर लीजिए, जब हम लोग आगे स्विच पैटर्न को समझेंगे तो और इसका इस्तेमाल हो सकता है। ओके, तो ये दो चीजों को आप समझ ले कि एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है हमको, और हमको नहीं वाला, नो, नेवर, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमको कहते हैं कि आपको अब कल से सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन फिर भी जो सिगरेट पीने वाले बच्चे होते हैं वो पीते। आपको मैंने कितने बार कहा आपको शरारत नहीं करनी है, शरारत नहीं करनी है, शरारत नहीं करनी है, लेकिन वो नहीं को प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, वो वापस से शरारत करता है। मैंने कितने बार कहा आपको चिल्लाना नहीं, हम क्लास में अक्सर कहते हैं मैंने कितनी बार कहा आपको मुझको डिस्टर्ब नहीं करना, वो डिस्टर्ब करेगा क्योंकि नहीं को प्रोसेस ही नहीं कर रहा है। आप कितना भी कोशिश कीजिए छोटी उम्र के बच्चों को चिल्लाने की, मैंने आपको कितनी बार कहा, कितनी बार कहा आपस में बातें मत करो, मत, नहीं को उसने प्रोसेस किया ही नहीं, बच्चे वापस से रिपीट कर रहे हैं। तो हमको ये जहन में रखना है कि जब भी हम लोग किसी बच्चों से बात करें या फिर किसी इंसान के किसी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने की जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं वो प्रोसेस नहीं करता है। ओके, नो वर्ड को वो प्रोसेस नहीं करता है। आप कितना भी कहे कि भाई मुझको डिस्टर्ब मत करो, मुझको डिस्टर्ब नहीं करो, चिल्लाओ नहीं, तो नहीं को प्रोसेस नहीं करेगा, वो वापस से चिल्लाएंगे। एग्जैक्टली। ओके, इसलिए इस बात को हमको जहन में रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं अभी स्विच पैटर्न में, स्विच पैटर्न में साइकोलॉजी की टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सी टेक्निक है? जिसको हम लोग कहते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना गलत कामों के लिए बहुत ही गलत है। इसके लिए बहुत सारे इसके ऊपर रिलीजियस थॉट भी है, रिलीजियस स्कूल का अलग अलग मानना है। लेकिन हम लोग जनरली जब भी हिप्नोसिस की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी को गुमराह करने के लिए, किसी को बहकाने के लिए, किसी को दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए ऐसे करें। हिप्नोसिस एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल जब होता है तो अच्छी बात भी है। कभी कभी जाने अनजाने में हम भी कभी कभी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमको स्विच पैटर्न को समझने के लिए, स्विच पैटर्न को अप्लाई करने के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल भी करते हैं। हिप्नोसिस में क्या करते हैं हम? हिप्नोसिस के सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ कि जो कोई बता सकता है मुझे, किसी को पता हो अगर, तो हिप्नोसिस का डेफिनेशन क्या होता है? To convert someone as he or she as your slave. नो, ये नहीं किसी है। किसी को अपने ताबे करना। नो नो नो, ये नहीं है। और कोई जो जो आप समझते हैं अभी तक के, आप जो हिप्नोसिस के लफ्ज को या हिप्नोटिक्स के लफ्ज का जो मानी आपके जहन में है, आपके कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है, आप वो मुझे बताइए। किसी के ताबे करना एक ने कहा, किसी को अपनी बात मनवाना ये किसी ने कहा, और कुछ हो सकता है जो आप सोचते हैं कि हिप्नोसिस का मतलब ये होता है? सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली exactly. वश में करना, किसी ने कहा अपने वश में कर लेना, अपने जो मैं कहूंगा आप तुम वो कहोगे, एक पेंडुलम घूम रहा है, आप इसकी तरफ देखिए, अब जो मैं, जी जी जी, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक्स। ओके, एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड, ये जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, किसी भी इंसान को के जहन में अपनी बात को पहुंचाना, मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक को राजी कर लेना है। तो हिप्नोसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम लोग अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके। ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये मेरी बात है, ये बात आ रही है, ऐसे करके डायरेक्ट यहां पहुंच गई, बगैर लॉजिक के, उसके क्रिटिकल थिंकिंग को रोककर किसी बात को डायरेक्टली बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक घुसा देना, इसका मतलब होता है हिप्नोसिस या हिप्नोटिक्स। क्लियर?
हिप्नोसिस के प्रोसेस में हम ये करते हैं कि हमको जो बात मनवानी होती है, जो बात पहुंचानी होती है, वो बात को बगैर किसी क्यू के, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी इनकाउंटर के, बगैर किसी रुकावट के बाईपास कर कर, लॉजिक को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देना, इसका मतलब होता है हिप्नोसिस। ओके, तो हमको हिप्नोसिस का इस्तेमाल इसके अंदर थोड़ा बहुत करना है, ओके, ताकि हम लोग स्विच पैटर्न को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो दो रिक्वायरमेंट हो गई हिप्नोसिस के लिए आपकी, आपको सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज होना चाहिए और आपको हिप्नोसिस थोड़ा बहुत करता आना चाहिए। इतने बड़े लेवल का नहीं कि आपको पेंडुलम घुमाना है और उसके तरफ आपको 20 साल पहले ले जाना है, इतना बड़े लेवल का नहीं। वो बड़े बड़े हिप्नोटिक्स करने वाले लोग होते हैं, एक छोटे लेवल के हिप्नोसिस। हमको हिप्नोसिस का आप मतलब समझिए बस कि सामने वाले को की क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा बंद करना है ताकि वो अपनी बात को एज इट इज ले लो। अब मैं बच्चे को कह रहा हूं, इधर आओ, अब मैं बच्चे को कह रहा हूं कि तू आईएएस ऑफिसर बनेगा। यस आई नो यू कैन डू, यू कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आई बिलीव यू आर माय सन, यू आर सन ऑफ अ ग्रेट पर्सन हैविंग अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड यू हैव पोटेंशियल। आपके अंदर ही पोटेंशियल है। अब ये बात को बच्चा मान ले रहा है, मान ले रहा है। इसके ऊपर वो क्यों 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 ऐसा क्यों, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना, नो, ये सारी बात को डायरेक्टली मान ले रहा है। इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ हिप्नोसिस। मैंने क्या किया, अपनी बात को डायरेक्टली पहुंचा दिया, इस तरीके से मैं पहुंचा दिया। तो मैंने क्या, हिप्नोटिक अंदाज में अपनी बात को बच्चे के जहन में डाल दिया। अब बच्चा उस मेरे जो मकसद के लिए पढ़ेगा, मैंने जो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस को बो दिया, मैंने जो उसके अंदर जो चीजें डाल दी, उसकी सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया और उसके लिए वो एफर्ट करना शुरू कर दिया। और इंशाल्लाह एक दिन मेरा बच्चा जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। दैट इज हैप्पीनेस, सिंपल। ओके, तो रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई। आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना है और उसको कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर कर, यानी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना। ओके, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप स्विच पैटर्न को इस्तेमाल कैसे करेंगे। स्विच पैटर्न का इस्तेमाल कैसे करेंगे, दो तरीके से, या तो आप हिप्नोटिस का इस्तेमाल करो या तो आप हिप्नोटिस का इस्तेमाल ना करो। लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, और हिप्नोसिस का डेफिनेशन ये है कि किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना, उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर कर। तो मुझे आप बताइए कि मैं स्विच पैटर्न को बखूबी विदाउट हिप्नोटिस इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट टास्क। ओके, इसलिए मैं हिप्नोटिस का इस्तेमाल के साथ भी कर सकता हूं। साथ में करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी आपको किसी इंसान को अपना मैसेज पहुंचाने के, उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। क्लियर? ओके, दूसरी चीज, अब इसके टू फेसेस होते हैं। अब ये दो फेसेस में हमको स्विच पैटर्न करना है। ओके, स्विच पैटर्न करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या बनानी है हमको? हमको एक कंडीशन बनानी है कि हमको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। यानी क्या करना है, मुझे इस बच्चे को हिप्नोटाइज करना है। अब इस बच्चे को हिप्नोसिस करना है, हिप्नोटाइज करना है, तो इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? मुझे हिप्नोटिक्स का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हिप्नोटिक्स का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद मैं स्विच पैटर्न को अप्लाई करूं। यानी स्विच पैटर्न को हम लोग कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी कंडीशंस में जहां पर एक मोतदिल कंडीशन हो, एक मॉडरेट कंडीशन हो, जहां पर मैं इसको अपनी बात पहुंचा सकूं। ओके, तो क्रिएटिंग ए हिप्नोटिक कंडीशन एंड इन्वायरमेंट इज द फर्स्ट रूल। देन सेकेंड फेज हमारा शुरू होता है उसको बात, वो इश्यूज को सॉल्व करना। ये दो फेजेस के जरिए हम लोग स्विच पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करना हिप्नोटिक्स के लिए। तो हिप्नोटिक्स के लिए इन्वायरमेंट क्या है कि जब भी कोई मेरे पास में मसला लेके आ रहा है तो मुझे बताओ, बताओ कि तुमको इश्यू है, मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बोलो क्या इश्यू है? मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ओके, तो आपका, ये मेरे क्लाइंट है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है बेटा, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा दूंगा। क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा, घबराओ मत।
आई एम विथ यू, आई विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। इस प्रोसेस के दौरान मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे पहुंचा दूंगा। आसमान पे कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस का ही मतलब ये है कि अपने आप को इंपॉर्टेंस समझना, दूसरों को हकीर समझे बगैर। यू आर इंपॉर्टेंट बाय कंसिडरिंग दैट अदर आल्सो हैज सम इंपॉर्टेंस। तो दूसरे भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके खैर, ये इंपॉर्टेंस मेरे पास में एक इश्यू लेके आया, कॉन्फिडेंस का इश्यू। तो अब इसकी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एनवायरमेंट बताने की कोशिश करूंगा। तो जब बच्चे को मैं बुलाऊंगा स्विच पैटर्न को अप्लाई करने के लिए, तो इसको बुलाने का सही वक्त क्या है? हिप्नोटिक्स का एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए सही वक्त होता है इवनिंग आवर्स। इवनिंग आवर्स क्यों? क्योंकि इवनिंग आवर्स में आपकी ब्रेन की वेव्स जो है वो स्लो हो जाती है। अब ब्रेन की वेव्स स्लो हो जाती है, सूरज की रोशनी भी कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। अब मुझे आप बताइए, मुझे ब्रेन वेव्स को स्लो क्यों करना है और अंधेरे वाला माहौल क्रिएट क्यों करना है? क्यों बताएगा मुझे? क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, शाम के वक्त जो है थोड़ा जो लेवल होता है उसका वो बहुत लो होता है। इंसान ज्यादा क्यों कैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करता है शाम के वक्त। आपने बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अब मेरा मकसद क्या है, मैं हिप्नोटिक कंडीशन बना रहा हूं, तो मुझे उसके क्रिटिकल माइंड को क्या करना है? रोकना है। उसकी ब्रेन वेव्स को स्लो होने वाले वक्त में आप चाहे तो उसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। इसलिए आपने सुना होगा, कभी कभी आपने सुना है कि यहाँ पर बहुत दीनदार लोग भी माशाल्लाह, हमारे मूसा साहिब मुबल्लिक है, और अकील सर भी है माशाल्लाह, यहाँ पर प्रिंसिपल भी है और बहुत अच्छे दीन का नॉलेज रखते हैं। मैं दोनों से पूछूंगा, अगर मूसा भाई भी यहाँ पर अवेलेबल है। मूसा भाई, अगर मेरा रोजा है तो रोजे जब मैं रोजा अफ्तारी करता हूं, तो उस वक्त दुआ अगर मैं करता हूं तो उसकी कबूलियत के इम्कानात क्या है? या फिर मैं ताज्जुद में उठता हूं तो ताज्जुद में मैं दुआ करता हूं, तो कबूलियत के इम्कानात क्या है? ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है सर। अक्सर हम लोग सुनते हैं, क्यों ज्यादा है? यस सर। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये अ, रात का जो वक्त होता है ना, जैसे जी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। तो रात में जागकर इबादत करने की फजाइल बहुत ज्यादा है, और उसमें दुनिया से हट दिल दुनिया से बंदा आइसोलेटेड रहता है। एग्जैक्टली माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच मूसा भाई। यही चीज के उस वक्त क्या होता है कि जब वो ताज्जुद में उठ रहा है या फिर वो रोजे की हालत में दिन भर की ब्रेन वेव उसकी स्लो डाउन हो गई, तो उसके पास में अलहदगी है, उसके पास में वो प्योरिटी है। अब प्योरिटी है तो अल्लाह क्या पसंद करता है? अल्लाह बंदे में देखता है कि आपका ईमान जितना ज्यादा होगा, लेवल ज्यादा होगा, आपके कबूलियत के इम्कान बढ़ जाएंगे। जितना प्योर आप होंगे, जितने सच्चे दिल से आप दुआ मांगेंगे, उतनी ज्यादा आपकी दुआ कबूल होगी। तो वो जो वक्त होता है जब आप सुबह से लेकर शाम तक नहीं खा रहे, आपकी ब्रेन वेव्स डाउन है, आपका दिमाग जो है खुराफाती चीजें नहीं सोचेगा, आपका दिमाग जो है वो अच्छी चीजें सोचेगा, आपका दिमाग बेहतर चीजें सोचेगा, और वो जो अल्लाह से आपका कनेक्शन होगा, एंड दैट विल बी डायरेक्ट। वो आपका कनेक्शन जबरदस्त हो जाएगा। वो आपकी दुआ जो दिल से निकलेगी, अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा, और उसमें आपके दिमाग में प्योरिटी होगी। यही लिए इसीलिए हमसे अक्सर हमारे जो मुबल्लिग होते हैं, या जो हमारे जो असातिज़ा होते हैं, या हमारे जो मौलवी होते हैं, वो कहते हैं कि आप उस वक्त में दुआ कीजिए, आप ताज्जुद में उठ के दुआ कीजिए, आप रातों को उठकर दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल होगी। आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अल्लाह ताला इसको आपको इसमें जरूर आपको इसमें कुछ ना कुछ आपकी रहबरी करेगा, आपको इससे छुटकारा दिलवाएगा, ये वगैरह वगैरह। समझ रहे आप? तो एनवायरमेंट, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, दैट इज अ हिप्नोटिक कंडीशन। हिप्नोटिक कंडीशन का एनवायरमेंट होता है उस वक्त ब्रेन की वेव्स आपकी स्लो होती है। आप या फिर आप क्या कीजिए, रूम को डार्क कर लीजिए, लाइट रूम में रखिए, लाइट लाइट ज्यादा ना हो, थोड़ी कम लाइट हो, ऐसे एनवायरमेंट कीजिए। और दूसरा, फिर आप चेयर का इस्तेमाल कीजिए। ये चेयर है,
तो चेयर का इस्तेमाल, ऐसी चेयर का इस्तेमाल ना करें। ऐसी चेयर के इस्तेमाल के बजाय आप इंक्लाइनर चेयर का इस्तेमाल करें। इंक्लाइनर चेयर का मतलब क्या है कि सपोज ये चेयर तो ऐसी कि मैं यहाँ पर ऐसे बैठ जा रहा हूँ, लेकिन इसको भी आप इंक्लाइनर बना सकते हैं। सपोज ये बच्चे को मैं बैठा रहा हूँ, ये बैठेगा बच्चा, थोड़ा आगे की तरफ बैठो, आप पीछे हो जाओ, ये जो कंडीशन है, अब ये ऐसी कंडीशन भी चलेगी। इंक्लाइनर चेयर की आपको जरूरत नहीं है अगर आप पीछे आगे की कंडीशन में बैठते हैं और ऐसा रिलैक्स करने बैठो, इंक्लाइनर कंडीशन में चला मीन्स अ पर्सन शुड बी इन रिलैक्स मोड। ओके, ये कंडीशंस आपकी है अगर हिप्नोटाइज का प्रोसेस कर रहे हैं। देखो मसला क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम किसी भी किस्म का जादू नहीं कर रहे हैं, किसी भी किस्म का किसी के ऊपर कोई किसी को वश में नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला जो इंसान मेरे पास में आया है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम इथिकल तरीके से, जायज तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं अगर नफ्सियात का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद कर रहा हूं, दैट इज माय रोल। एक मेंटोर का रोल क्या होता है, जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मसाइल आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं मेरे नजदीक जो बेहतर शख्स होता है मैं क्या कहूंगा, यार मौलवी साहब जरा दुआ कीजिए हमारे, यार मूसा भाई यार थोड़ा हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं, थोड़े मसाइल चल रहे हैं, थोड़े ये चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों से रुजू करते हैं जो हमारा मसला सॉल्व करे, जिनकी हो सकता है कि अल्लाह से कनेक्शन हो, उनके दुआ मांगने से हो सकता है कि हमारा मसला सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि हम इतने मुत्तकी ना हो, किसी के वसीले से, किसी के बोलने की वजह से हमारा मसला सॉल्व हो जाए, तो हम लोग उनके बोलने की कोशिश करते हैं, यार मौलवी साहब जरा हमारे लिए दुआ कीजिए, यार हमारे लिए कीजिए, अल्लाह ताला ये इस मसले से निकाल दे, ये काम हमारा हो जाए। इस तरीके की कोशिशें हम लोग करते हैं। तो कोई मसला लेके हमारे पास में आ रहा है, तो हमारा मकसद क्या होता है कि उस मसले को हम लोग समझे और समझने की कोशिश करें। स्विच पैटर्न के जरिए क्या होता है कि स्विच पैटर्न के जरिए कोई हमारे पास में भूत प्रेत वाले मसाइल लेकर तो नहीं आएगा। हमारे पास में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो लेकर आएंगे। या तो हमारे पास में कोई एंजाइटी लेकर आ सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी लेकर आ सकता है, फोबिया लेकर आ सकता है, क्या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मसला लेकर आ सकता है कि जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ सर, तो मैं एग्जाम हाथ कांपते, मैं पढ़कर जाता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मसले लेकर ही आएंगे ना, इसी को सॉल्व करना है हमको। हमको बड़े मसले सॉल्व नहीं करना है। अगर अल्लाह ने आपको उस अहल बनाया, आप सॉल्व कर सकते, तो आप वो भी कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एंजाइटी की वजह से फिजिकल इम्पैक्ट जो होता है उसको हम सॉल्व करते हैं या फिर उसको कोई डॉक्टर रिकमेंड करना चाहिए, हाउ इट इज? नहीं, वो अगर देखो हम कुछ नहीं सॉल्व करते, आप ये दिमाग में लगे, थेरेपीज कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। Even if I am a psychologist, and I did triple MA in clinical psychologies and psychiatrist and all these things. No therapist can do the healing. दुनिया के अंदर कोई भी थेरेपिस्ट हीलिंग नहीं करता है। हीलिंग कैसे होती है फिर? हीलिंग होती है, हम फैसिलिटेट करते हैं उसको, हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका दिमाग खुद ऐसी कंडीशन में आ जाए कि अपने मसले को सॉल्व कर ले और हील कर ले। थेरेपिस्ट क्या करता है? थेरेपिस्ट बस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि उसका दिमाग खुद अपने मसाइल को सॉल्व कर ले। कॉन्फिडेंस का नहीं होना, एंजाइटी का होना, फोबिया का होना, ये दिमाग ने इन सारी चीजों को लिया और अपने दिमाग में कैद कर लिया। अब उसको निकालने का काम कौन करेगा? निकालने का काम भी वही करेगा। थेरेपिस्ट क्या करेगा? उसको निकालने में उसकी मदद करेगा, उसको इतना कैपेबल बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो उस चीज को निकाल कर फेंक। परफॉर्मेंस की कमी हो रही है, तो परफॉर्मेंस की कमी क्यों हुई? मैं एक बार डक पर आउट हो गया, श्रीलंका में गया, दूसरी बार गया मैं फिर भी टक्कर कर गया, तो मैंने उस सिचुएशन को मैंने अच्छी गेंद नहीं समझा। मैंने ये नहीं समझा कि सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सिराज की बॉलिंग गुड लेंथ पे गिर रही है। मैंने ये समझ लिया कि मेरा फॉल्ट है। मेरे दिमाग ने ये अज्यूम कर लिया, ये इमेजिन कर लिया कि इट्स माय फॉल्ट, कि व्हेनेवर आई प्ले एट द कोलंबो आई कांट प्ले प्रॉपरली। ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कौन करेगा? वो खुद करेगा। दैट्स एक्चुअली द यूज ऑफ अ स्विच पैटर्न। ये पैटर्न की जरिए हम लोग अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
हम फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें ताकि इंसान खुद अपना, देखो अल्लाह ताला ने इंसान के जहन को इतना बेहतरीन बनाया ना कि इंसान खुद बहुत सारी खूबियों का हामिल है, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं और बहुत सारे सोल्यूशन वो खुद भी निकाल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो मन गलत चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेता है और उस मन गलत फोबिया को, एंजाइटी को, कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करने का काम हम एज अ थेरेपिस्ट कर सकते हैं। ओके, और वो हील खुद ब खुद हो जाएगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का दिमाग का पावर बहुत ज्यादा होगा। ओके ओके, खैर, तो ये इन्वायरमेंट करने की कंडीशन हो गई कि आप लोग नाइट में किसको बुलाए, इवनिंग के अंदर बुलाए, डार्क रूम में आप हो सकता है तो बैठिए, उसकी ब्रेन वेव्स कम हो, चेयर का इस्तेमाल आप इस तरीके से करें, ये इन्वायरमेंट कंडीशन हो गई आपकी। अब सेकेंड जो चीज आपकी शुरू होती है, आपका प्रोसेस शुरू होता है स्विच पैटर्न। स्विच पैटर्न का प्रोसेस जो होता है वो दो चीजों में होता है। एक तो आपका एनवायरमेंट कंडीशन बन गई आपकी, अभी आप जो आपके सामने क्लाइंट आया है, क्लाइंट आया है आपके पास में, वो क्लाइंट क्या कह रहा है? हाँ बोलो भाई, बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपका? जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए लोगों को। क्या प्रॉब्लम है आपका? लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस। कब कॉन्फिडेंस? अब मैं क्या करूंगा, इसकी हिस्ट्री लूंगा पूरी। अब इसकी हिस्ट्री लूंगा, और कभी कभी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आप इसको हिस्ट्री लेते वक्त, या इसको अब मैं इसके साथ में जो प्रोसेस करूंगा, वो प्रोसेस करने के दौरान इसको टेक्निक के नाम बता देते हैं। अब अगर मैं क्लाइंट को टेक्निक के नाम बताऊं तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। क्लाइंट को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसको हिप्नोसिस करने वाले, क्लाइंट को ये नहीं पता चलना चाहिए कि स्विच पैटर्न क्या होता है। अगर उसको पता चल गया तो गूगल करेगा, और गूगल करने के बाद में उसको कुछ वहां दूसरी चीज मिली तो ये बोलेगा कि ये सोल्यूशन नहीं था, इसलिए उसको बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम एज अ मेंटोर के तौर पर उसके साथ में बात कर रहे हैं और नॉर्मल बात करेंगे। तो फर्स्ट व्हेन ही कम, टेक द हिस्ट्री। क्या मसला है, कब मसला आता है आपको कॉन्फिडेंस का? जोर से बोलिए, बचपन से। कब आपको कॉन्फिडेंस लो फील होता है? ऐसे कोई एक्सपीरियंस बताइए मुझे। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। प्रिंसिपल ऑफिस। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे लो कॉन्फिडेंस लगता है। प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लगता है आपको? डर। डर लगता है, यानी जब भी आपको लो कॉन्फिडेंस होता है तो मतलब आपको डर लगता है। जब आप प्रिंसिपल कैबिन में जाते हैं तो आपको लो कॉन्फिडेंस लगता है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने इसकी हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री लेने के बाद मैं एग्रीमेंट करूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहले फेज में हिस्ट्री लेने के बाद आप समझ गए इसका मसला क्या है। इसका मसला क्या है कि जब भी स्टूडेंट प्रिंसिपल कैबिन में इसको बुलाया जाता है, हालांकि माशाल्लाह ये मेरे बच्चे को प्रिंसिपल कैबिन में भी बुलाया जाता है तो अप्रिसिएशन करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन देन ओनली ही फील्स लो कॉन्फिडेंस, डर लगता है भाई प्रिंसिपल है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अब मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं। एग्रीमेंट क्या? अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे आज। ओके, आज तुम्हारे मसले को सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व कर देंगे? अब तुमको कॉन्फिडेंस महसूस होगा वेन एवर यू वांट। जब भी तुम जाओगे ना किसके सामने, तो यू विल बी इन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके, वी विल डू। अब मैं एग्रीमेंट किया उसके साथ में, अब हम क्या करने वाले इसके साथ में, प्रोसेस करने वाले। ओके, देन टेक इट टू द चेयर। अब इसको चेयर की तरफ ले जाना है मुझे। ओके, चेयर की तरफ ले जाना है मुझे, उस चेयर पर बैठाना है, और उस चेयर पर बैठाने के बाद स्विच पैटर्न का इस्तेमाल करना है। अब चेयर पर बैठाने से पहले मैं इसको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। क्या करने वाले हम, क्या करने वाले हम लोग? आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू हिम। ओके, ईच एंड एवरीथिंग उसको मैं समझाऊंगा एक एक करके। ओके, पहले मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये आपको हम सब बताएंगे। ओके, पहले चेयर पे बैठने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। ओके, मेरी चेयर दिख रही है आपको? अल्लाह अकबर। ये चेयर है। ये चेयर पे बैठने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ओके, क्या करना है आपको? जब आप चेयर पे बैठेंगे तो आपको, मैं जो आपके साथ में स्विच पैड, ये बच्चे को भी बताना है आपको, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ तो इसलिए सारी बातें बच्चे के सामने बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसका प्रॉब्लम भी ना हो, ये सब डमी प्रॉब्लम हो।
तो जब मैं इसके सामने बात कर रहा हूं तो मैं इसको समझाऊंगा कि बेटे आपको क्या करना है। अभी हम लोग एक चीज करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। ओके, आपका जो लो कॉन्फिडेंस का इश्यू है इंशाल्लाह उसको हम लोग दूर करेंगे आज। ओके, करना है ना? ओके, तो अब मैं इसको प्रोसेस बताऊंगा। क्या प्रोसेस बताऊंगा? कि बेटा आपको इमेजिन करना है आपकी करंट सिचुएशन और आपकी डिजायर्ड सिचुएशन। अब करंट पिक्चर को इमेजिन करो, करंट पिक्चर को इमेजिन करो। मैं आपको कहूंगा तो आपको क्या करना है, आपको करंट पिक्चर को एक बड़ी पिक्चर लेना है, एक बड़ी फ्रेम लेना है और उस बड़ी पिक्चर को उसमें करना है। जब जब भी आप प्रिंसिपल के ऑफिस में गए तो आपको जो कपकपाहट हो रही है आप उसको इमेजिन करो। ओके, इधर राइट साइड में, राइट साइड में एक पिक्चर इमेजिन करो जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आप प्रिंसिपल ऑफिस में जैसे गए, जो कि आपकी करंट कंडीशन है, आपकी हाल की कंडीशन है। आपको लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लगता है। ओके, समझ रहे? दिख रही है? तो आंख बंद करो। जब मैं आपको चेयर पे बैठाऊंगा तब आपको बोलूंगा कि आंख बंद करो और राइट साइड में एक इमेज को इमेजिन करो, एक पिक्चर को इमेजिन करो जिसमें आपको क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल का कैबिन, जिसमें आपको डर लग रहा है। वो चीज जो आपकी कंडीशन है, आपको इसको दूर करना है कि नहीं करना है? करना है। ठीक है, अब आंख खोलिए, मैं आपको कहूंगा, लेकिन उस वक्त जब आप चेयर पे बैठेंगे, आप जब आपको आंख खोलना नहीं है, ना ही आपको बोलना है। क्या करना है आपको? ना आंख बंद रखनी है और मुंह से कुछ बोलना नहीं है। जो भी कोई पूछू उसका अपने लेफ्ट हैंड जब जो आप आपकी नीज के ऊपर रखेंगे, ये दोनों नीज के ऊपर आपके दो हाथ होंगे, एक हाथ में आपकी पेन होंगी और एक पेज होगा, एक पेन होगी और दूसरा हाथ आपका कहाँ होगा? आपकी दूसरे नीज के ऊपर, लेफ्ट हैंड यहाँ, राइट हैंड यहाँ। समझे बेटा? ओके, दूसरी चीज आप क्या करेंगे, दूसरी पिक्चर इमेजिन करो। अब आपको करना है कि नहीं करना है? कॉन्फिडेंस का बाप बनना है। लेफ्ट साइड के अंदर आप क्या कीजिए, एक पिक्चर को इमेजिन कीजिए। छोटी पिक्चर है, छोटी सी पिक्चर है, जिसमें क्या करना है आपको, जब आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जब आप टीचर के पास से प्रिंसिपल के कैबिन में भी जा रहे हैं और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में जा रहे हैं। ओके, वो छोटी पिक्चर है उसकी इमेजिन कीजिए। ओके, मैं कहूंगा आपको हो गई इमेजिन, तो आप मुझे लेफ्ट हैंड की फिंगर से बता देना कि हाँ हो गया, मुंह से नहीं कहना। क्लियर? ओके ओके ओके, और आप, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब धीरे धीरे क्या करना है आपको, धीरे धीरे आपको, जब मैं कहूंगा आपको कि आप आपकी प्रॉब्लम को छोटा कीजिए, छोटा कीजिए। जो आपकी राइट साइड में आपने जो इमेज की को इमेजिन किए थे ना, और जो लेफ्ट साइड पे जो आप चाहते कि ऐसी कंडीशन हो, इसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, बड़ा करते रहना। ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी इमेज। ये पिक्चर आपकी राइट साइड वाली जो कॉन्फिडेंस आप चाहते हैं उसको बढ़ाइए, बढ़ाइए और इसको छोटा कीजिए, छोटा कीजिए। और एक हाथ में पेन लीजिए और राउंड बनाते जाइए, सर्कल बनाते जाइए। कर रहा हो रहा है, हो रहा है। मैं कहूंगा आपको, तो आपका जो इमेजिन कीजिए कि आपकी जो कंडीशन, आज की कंडीशन है, वो कंडीशन कम हो रही है। आपका लो कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन कम हो रही है और हाई कॉन्फिडेंस वाली इमेज बढ़ रही है, बढ़ रही है। आंख में आप देखिए उसको बढ़ रही है। आप सर्कल बनाते रहिए, बनाते रहिए और फटाक से एक आवाज निकालिए। जब मैं कहूंगा स्विच करने में क्या कीजिए, आप पूरी इमेज से उस जो इमेज जो आपकी लो कॉन्फिडेंस इमेज थी राइट साइड वाली से, उसके ऊपर तोड़ दीजिए और वो जो आपकी लेफ्ट राइट साइड वाली जो इमेज थी लो कॉन्फिडेंस वाली, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। तो धीरे धीरे अब क्या लग रहा है आपको, मैं बोलूंगा आप बोलेंगे कि भाई मुझे वो लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है वही दिख रही है, मुझे अपना वही तस्वीर लग रहा है जिसमें मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। तो आप कॉन्फिडेंस फील करिए और सर्कल को बनाइए, और सर्कल को बनाइए और डीपली जाइए। लग रहा है कॉन्फिडेंस, मजा आ रहा है। अब आप कॉन्फिडेंस में आ गए, आपकी वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। फिर आप अपनी आंख
खोल लेना। ऐसा प्रोसेस में उनको करना। क्लियर? अब ये चीज को मैं उनके साथ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके ओके, इस बात को रिपीट। ओके, अब बच्चा आएगा यहाँ पर, मैंने उसको यहाँ पर बैठाया, बैठाने के बाद में अब मैं उसको बोल रहा हूं, इमेजिन कीजिए राइट साइड में वो इमेज जिसमें आपको डर लग रहा है, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, जिसको आपको रिमूव करना है, उसको आपको, बड़ी इमेज है। लेफ्ट साइड के अंदर और एक पिक्चर इमेजिन कीजिए जो कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट की शक्ल दिख रही है, उसमें आप दिख रहे हैं जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, दिखाई दे रही है? मुझे इशारा लेफ्ट हैंड की उंगली से कीजिए। यस, वेरी गुड। बोलना नहीं है आपको, आंख बंद रखना है। ओके, एक हाथ में पेन ले लीजिए और ये पेन है और ये सर्कल बनाने, मैं जब कहूंगा जब सर्कल बनाना। ओके ओके, नाउ जो लो कॉन्फिडेंस की जो पिक्चर थी उसको आप क्या कीजिए, देखिए वो टूट रही है, खत्म हो रही है। जो आपकी राइट साइड में जो पिक्चर थी जिसमें आप कॉन्फिडेंस थे, उस कॉन्फिडेंस को फील कीजिए, उसको बढ़ाइए और राइट साइड से सर्कल बनाना शुरू कीजिए। वो इमेज बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उंगली से इशारा करके बताइए बढ़ रहा है। अब सर्कल को और तेज कीजिए, उस इमेज को और बढ़ाइए, लेफ्ट वाली को और बढ़ाइए, राइट वाली को छोटी कीजिए, इतनी छोटी करने की कोशिश कीजिए ताकि वो खत्म हो जाए। आपका कॉन्फिडेंस, जो आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो इमेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। धीरे 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 आप क्या कीजिए, मैं आप जब ऐसा करूंगा तो उस बड़ी इमेज को जो थी आपकी लो कॉन्फिडेंस वाली को, आपकी जो छोटी इमेज जो अब बड़ी हो चुकी है उसके जरिए उसको तोड़ दीजिए। तोड़ा, उंगली से इशारा करके बताइए और सर्कल बना दीजिए। अब आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, अब आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। नाउ व्हेनेवर यू गो टू द प्रिंसिपल्स कैबिन, आप जाइए इस इमेज के साथ में वहां पर जाइए। कॉन्फिडेंस लग रहा है तो सर्कल बनाते जाइए, डीप सर्कल। अच्छा महसूस हो रहा है तो उंगली से इशारा कीजिए कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? गिव मी द सिग्नल बाय योर फिंगर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। यस यस, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट। Come on, you have potential, you have power, you have unlimited potential in your mind. You can utilize it for the better purpose. अब ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। ओके, now you are feeling good. आंख खोलिए, आंख खोल दीजिए अब। ओके, अच्छा, खाना खाया? क्या खाया खाने में? खाने में क्या खाया? पुलाव खाया? अच्छा, पुलाव। वैसे क्या खाते हो, पसंद क्या है तुमको खाने में? बिरयानी पसंद है? अच्छा, तो बिरयानी रोज खाना पसंद है या कभी कभी? और उसके साथ में मीठे में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक, उठ जाओ। हाँ, मजे में ना? ओके, नाउ सी, दिस इज द प्रोसेस। नाउ इमेजिन कीजिए, लास्ट में मैंने क्या किया, जब आप मुझे इमेजिन कर रहे होंगे, मैं चाहता तो खड़े रहकर भी बोल सकता था, लेकिन मैं थोड़ा पेंट होकर बोला। पेंट होने के बाद में मैंने किया कि अपनी फिजियोलॉजी का इस्तेमाल किया। हालांकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था मैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कोशिश किया, क्योंकि आपके गेस्चर आपकी लैंग्वेज का काम करता है। आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने गेस्चर को का यूज कर आप क्या कर रहे हैं उसको, मैंने उसका इस्तेमाल किया।
फिर मैंने एंकर्स का इस्तेमाल भी किया। मैंने एंकर का इस्तेमाल किया क्या, जब उसको कॉन्फिडेंस लग रहा था। तो एंकर का इस्तेमाल कब होता है, जब आप अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो आप एंकर मारते हैं। एंकर में क्या करते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को और पीक लेवल पे ले जाने के बाद में एक और चीज मारते हैं, यस आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, और बढ़िया आगे। इस तरीके का इस्तेमाल किया। फिर मैंने क्या कहा, सब होने के बाद में आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई एम ब्रेक द सेशन। ब्रेक द सेशन मतलब मैंने उससे ये नहीं कहा कि अब आपको कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं लग रही है ना, अब आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है ना, अब उसको ब्रेक कर दो। उसके बाद में उससे मैं ज्यादा बातें कर सकता था, एक लंबा सेशन आप लीजिए, उसके बाद आपसे वो बात उससे पूछे ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, अब उसकी इमेजिन आ गई, अब उसकी इमेज जो है वो इमेज खत्म हो गई और ये इमेज आ गई। अब उसका दिमाग जो है हमेशा बड़ी इमेज को कैप्चर करेगा, बड़ी इमेज को सोचेगा, वो वाली इमेज उसके जहन में निकाल दी। ये प्रोसेस के जरिए हमने ये सब किया। तो ब्रेक द सेशन के अंदर फिर मैं टॉपिक को घुमाकर पलट दूंगा, मैं टॉपिक को घुमाकर लंच पर लेकर आ रहा। लंच में क्या खाए, क्या पसंद है, ये ऐसी बातें करके मैंने खत्म किया और क्लाइंट को भेज दिया। दैट्स ऑल। ठीक, सर मैक्सिमम कितने एज तक ये कर सकते हैं प्रैक्टिस? मैक्सिमम कितने एज तक? जी मैक्सिमम तो खैर जो बच्चा इस बात को समझ जाए, मतलब कैसा है कि एक 6th 7th स्टैंडर्ड में बच्चा हो। ये तो खैर एक डमी केस था मेरे सामने, मेरा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में, मतलब 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को कर लिया। जो बच्चे को एक्चुअली में समझता है उनको थोड़ी बहुत चीजें आप समझा सकते हैं। हालांकि छोटी उम्र के बच्चों में भी आप करेंगे फोबिया दूर करने के लिए तो कोई इश्यू नहीं है। उनको तो आप नहीं बता रहे ना कि आप उनके साथ में कोई प्रोसेस कर रहे हैं, आप उनके साथ में सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके मजा भी आता है। जितना ज्यादा बच्चा छोटा होगा, जितना कम उम्र वाला होगा, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड एक्सेसिबल ज्यादा होगा। तो ज्यादा छोटी उम्र वाला बच्चा है तब भी आसानी। बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, ऊंचाई का डर होता है, किसी से बातचीत करने का डर होता है, मेहमान आते हैं तो डर होता है, ये डर होता है, फलाना डर होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर तो हिप्नोसिस का प्रोसेस या स्विच पैटर्न का प्रोसेस जो है वो आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। वो ज्यादा क्यों क्या नहीं करते। हम क्या करते, क्यों क्या कैसे, ये सारे सवाल पूछेंगे। तो इसमें हिप्नोसिस के प्रोसेस में नड़खड़े आते हैं, रुकावटें आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से हमको हमारी बात पहुंचाने में तकलीफ होती है। अब हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुली एप्लीकेबल करने वाला या अप्लाई करने वाला, हिप्नोटिस करने वाला ना हो। इसको जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस दूर करने के लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, फोबिया को दूर करने के लिए, परफॉर्मेंस को दूर करने के लिए, किसी खास जगह पर खास मसला होता है उसको हटाने के लिए हम स्विच पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। स्विच पैटर्न में क्या करते हैं, हम लोग स्विच करते हैं, यानी एक बिहेवियर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे बिहेवियर से। यानी मैं बोल रहा हूं ये बिहेवियर है, आप चाहते हैं ना इसको हटाना, आप चाहते हैं ना इसको हटाना, हटाना चाहते, हटाना चाहते, हटाना चाहते, ये आ गया, इससे हटाना है, इससे हटाना है, इससे हटाना है, ये बड़ा करना है। That's why the name is given switch pattern. Yes, जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, जो बोला आपने कि भाई शाम के वक्त में या लाइटिंग कम करके, तो एक चीज साइंटिफिकली ऐड करना चाहूंगा कि जो मतलब मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस में है ना, तो वी यूज टू गिव मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन इज एन एंजाइम which creates by human body in the environment of darkness. So it's scientifically proved that this thing also helps for anxiety and stress. So yes, this is correlate with that. So thank you very much for that. It is scientifically it's proved. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू खैर सर जी। और किसी को कुछ पूछना है या कोई फीडबैक देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, देयर वेलकम। इफ्तिकार सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी इफ्तिकार सर।
सर आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो अब मच। वेलकम सर, वेलकम जी। सिर्फ ये स्विच पैटर्न अपने बीवी पे कर सकते कि इतना बोलो कर। बीवी आप बीवी देखो उस इंसान पे कर सकते हैं। क्या बीवी आपके पास में ये बात कबूल करने को तैयार होंगी कि मेरे में ये प्रॉब्लम है? क्या आप वो ऐसे खुशनसीब इंसान हैं जो इस बात को मानते हैं कि आपकी वाइफ आपके पास में आके बोलेंगे मेरे में प्रॉब्लम है? कोई मान नहीं, वो तो मेरे में ही प्रॉब्लम निकालती है और वो बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज करती है मुझे। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी बीवी ये कबूल करती है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है। ऐसा कभी होता नहीं है। तो जो इंसान को प्रॉब्लम होती है, जो इंसान उस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहता है, जी। वो आपके पास में आता है और यस। उसी के ऊपर ही एप्लीकेबल कर सकते हैं आप। मतलब ब्लाइंडफुली आप किसी को भी पकड़ कर हिप्नोटाइज करना शुरू कर, आंख बंद करो, मैं तेरे में से हटाना चाहता हूँ, ए मेरे सामने आ जा, मैं तेरे में से ये दूरी हटाना चाहता हूँ, ये तेरे बिहेवियर में प्रॉब्लम है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो इंसान इस प्रॉब्लम की वजह से पीड़ित है, उसको प्रॉब्लम को दूर करना है और वो विलिंगली आपके पास में आ रहा है, देन ओनली यू कैन make him sit like this and tell him to close the eyes। अदरवाइज दूसरा इंसान कोई क्लोज आइज नहीं कर रहे हैं, भाई ये कत्ल कर देगा मेरा, तू करने क्या वाला है? गलती से भी किसी के विलिंगनेस के बगैर आप ऐसी चीजें करने की कोशिश ना करें। यस, सही है सर। लॉजिकल माइंड भी बहुत काम करता है इसमें ज्यादातर। सर तो मैंने मैं एक हिप्नोटाइज के देखा था कि वो जो है ना अपना हाथ फोरहेड पे रखते हैं, तो पे हमारा फ्रंटल लोब होता है सर हाँ पे, और फिर कुछ कमांड देते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है सर। और वो उसके लिए कोई मतलब डे में या फिर नाइट ऐसे कोई सिचुएशन नहीं होती है। स्कूल में वगैरह जो प्रोग्राम लेते हैं लोग, तो वो हिप्नोटाइज करते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो एनएलपी में हिप्नोटाइज ऐसे। जी जी जी, वो तो एक हिप्नोटाइज का एक बहुत आला आला लेवल है। देखो हाँ, यहाँ पर हिप्नोटाइज से मुराद हमारी ये थी बस कि एक इंसान को हमको क्या करना है, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाना है बस। हम उसको अपने वश में नहीं कर रहे। हम ओके। हम जो उसके फोबिया को दूर करना चाहते हैं, तो फोबिया को दूर करना है हमको, तो भाई उस चीज को उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं बस हम। ये लेवल का हिप्नोसिस। अब ये हिप्नोसिस का आला लेवल। अब मैं आपको बेहोश कर लूं, आपको जी। अपने वश में कर लूं, तो मतलब ये हिप्नोसिस का लेवल का एक बहुत ही आला लेवल पहुंच गया। यस। वो आला लेवल पर नहीं पहुंचना है हमको, हमको छोटे लेवल पे ही काम करना है। अगर वो लेवल पे पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करके, तो बहुत सारे जो हिप्नोटिक्स वाले जो होते हैं, जादूगर जो होते हैं, वो हिप्नोटिक्स करते हैं। सर मैंने मैक्सिमम देखा कि कुछ लोग हिप्नोटिक लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते वो एक पूरी अलग फील्ड है। इट्स मतलब वन साइंस, उसके हैं अंदर, डेली साइंस यूज। के अंदर जी। डेली उसके बहुत सारी किताबें होती है उसकी, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, और बहुत सारा पढ़ने के बाद में, अमल करने के बाद में यू कैन बी द मास्टर। और बहुत सारे हिप्नोटिक्स वाले लोग होते हैं जो करते हैं, बहुत सारे मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है वो भी इसका इस्तेमाल करती है। इंट्रोगेशन के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है हिप्नोटिक्स की, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके कोई कोर्सेस होते हैं, उनको वो कराए जाते हैं ताकि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इसका इसका अंदाजा लगा सके। इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स किसी इंसान से 2 दिन तक पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी इंसान को 5 मिनट पूछताछ करने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको करेक्ट। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको इतना पता चल जाता है कि आदमी सही बोल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्राहक के देख कर समझ में आ जाते हैं कि ग्राहक कौन से टाइप का है। यस। ग्राहक डिफरेंट टाइप्स के ग्राहक होते हैं। एक ग्राहक यस। होता है आपसे आया कि भाई आप ये बेचते हैं, आप आम बेचते हैं, आम क्या किलो आम है? तो उसकी शक्ल देख के वो पहचान लेते हैं कि ये आम कौन से टाइप का ग्राहक है। हाँ, हम्म। ये वो ग्राहक है जो जिसको बाहर का कुछ पता नहीं। हाँ भाई, 100 रुपए किलो आम है। हम्म। हाँ, ये वो ग्राहक है जो 25 दुकानें ढूंढ कर आया है, जब यस। 85 भी मिल रहा है, 90 भी मिल रहा है, 70 भी मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं भैया 60 रुपए किलो है। अच्छा, हम्म। अरे, सस्ता दे रहा है, इससे ले लेते हैं।
तो ये ग्राहकों को पहचानना, उसकी उसकी फिजियोलॉजी देखकर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर, उसकी चतुराई को समझ जाना, उसके आई कांटेक्ट देखकर, उसके पूछने के तरीके को देखकर, हाँ क्या भाव लगा है। जैसा कि आप तेल पूछते हैं, तो तेल अगर होलसेल में खरीदना है आपको, तो जो नॉर्मल तेल खरीदने वाला होता है वो पूछता है कि भाई क्या किलो है, अबे मतलब 100 रुपए किलो है। लेकिन जो आएगा वो क्या बोलेगा, भाई क्या भाव चल रहा है। तो उसको वो भाव क्या बोलेगा पता है, हाँ हाँ ये आदमी जानकार लग रहा है, तो उसको 10 किलो का तेल का भाव चलता है, 10 किलो का भाई 930 रुपये भाव चल रहा है। अब आम आदमी का भाई क्या भाव चल रहा है, उसको बोले 930, अरे पागल हो गया क्या, बाजू वाली दुकान पे 100 रुपए किलो मिल रहा है, तू 930 बोल रहा है। वो 930 दस किलो का बोल रहा है। वो समझ में आया था कि ये इंसान होलसेल वाला है, ये रिटेल वाला है। करेक्ट So that's all about the experience when you deal with the different people. You know that facial expression, वो आपकी मजा लेने के लिए आया है, सिर्फ भाव पूछने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। सर एक बात पूछना चाहूंगा ठीक है। कि शायरी से या फिर स्टोरी से या फिर मूवीज से या किसी सीरियल से आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है? बिल्कुल। आप हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था मेटाफर्स के ऊपर, मेटाफर्स क्या है, यस वही। मेटाफर्स क्या है, स्टोरी टेलिंग। और जो शायरी क्या करती है, शायरी भी आपको क्या करती है, शायरी भी आपका कहीं ना कहीं एक स्टोरी के जरिए आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है। मेटाफर इज अ स्टोरी टेलिंग, इज द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन लाइक दिस। हम लोग क्या, हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना किसी स्टोरी के जरिए, किसी राइम्स के जरिए, किसी गाने के जरिए। गाने के जरिए मैंने आपको बताया था, किसी को गमगीन करना है तो ये गाना गा दीजिए, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, एक अजब अजब सी कशमकश है जिंदगी, जिसने हमसे की कभी ना दोस्ती, जब मिली हमको आंसू के तोहफे दे गई। अब ये गाने के जरिए मैंने क्या किया, अगर आप खुश मिजाज है तब भी आप गमगीन हो जाएंगे। यस मैंने जिंदगी को इतना गमगीन बना दिया, इतना दर्द भरा बना दिया। उसी तरीके से वो लोग जिंदगी के बारे में अच्छे गाने भी है। तो जैसा आप लोगों को बताना चाहते हैं, यानी पिक्चर में क्या होता है, वो स्टोरी के जरिए आपको क्या करता है, स्टोरी के जरिए आपको गमगीन करना है, आपकी आंखों में से आंसू बहाने हैं। जब आप अवतार पिक्चर देखते हैं, जब आप बागबान देखते हैं, तो आपकी आंख से आंसू बहते हैं। क्यों बहते? बिकॉज स्टोरी के जरिए उसने मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया। आपके आंसू टपकना मतलब उसकी पिक्चर का करोड़ों बनना। आपका एक आंसू टपका मतलब बागबान ने 1 करोड़ बना ली, आपका एक आंसू टपका मतलब अवतार ने 1 करोड़ बना ली। कैसा बच्चा बड़ा होने के बाद बाप को धोखा दे रहा है, दे आर स्टोरी टेलिंग, दे आर मैनिपुलेटिंग यू, दे आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस। यस, हम हर पल हिप्नोटाइज रहते हैं किसी ना किसी तरह से। अभी हिप्नोटाइज के जरिए ही अपने ग्लैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रैपो का इस्तेमाल करके, अपने मीडिया का इस्तेमाल करके। जो आज के दौर में एक पिक्चर बनी, एक नई जो चल रही है जवान, कितना बड़ा रोल कर दिया। बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, बराबर। उतना बड़ा लोग एक पिक्चर में कर दिया। वी वोंट इमेजिन, वी कांट इमेजिन कि एक पिक्चर भी इतना बड़ा असर कर सकती है। बिल्कुल। हालत हाजरा के ऊपर कितनी बेहतरीन अक्कासी कर दी है। दैट्स ऑल अबाउट दैट वे। वो स्टोरी टेलिंग का जो वे था, मेटाफर्स का जो वे था, उसके जरिए पहुंचाने की कोशिश किया। अब उससे 1 करोड़ लोग भी अगर मुतासिर हो जाते और अपने डिसीजंस को बेहतरीन तरीके से लेते, तो दैट वुड बी अ ग्रेट चेंज फॉर द कंट्री। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? मुझे पूछना है 2 मिनट। एक स्टूडेंट जो है, टीनेजर, बहुत ही डीप डिप्रेशन में गया है। आई डोंट नो कि सबके सामने सुनाऊं या बाद में। नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, बट डिप्रेशन बोल दिए काफी है। हाँ, तो सर वो उसका फिजिकल इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक शी इज अ गर्ल और 12th के समथिंग नियर बाय है। खाना भी नहीं खाए जाता है उससे, पानी नहीं पी जाता है, कॉलेज नहीं जा सकते, उठ नहीं सकती। तो ऐसे में मेडिकल डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए, काउंसलर को कैसे करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल अगर हाई लेवल पे पहुंच चुका है तो मेडिकल डॉक्टर को रिपेंड करे, उसके लिए अच्छे डॉक्टर होते हैं।
डॉक्टर के पास में अच्छी मेडिसिन होती है, वो उस तरीके की मेडिसिन देकर आपके अलग अलग हार्मोन्स को उजागर करने के लिए, डोपामाइन वगैरह अलग अलग हार्मोन्स को उजागर करने के लिए दवाइयां देते हैं। बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो काउंसलर का काम भी करते हैं, वो दवाई यानी के साथ साथ बातचीत भी करते हैं। बेशक अगर अगर हाई लेवल पे पहुंच चुका हुआ है तो आप और मेरे जैसे लोग, हम तो नौसिखिए लोग हैं, थोड़ा बहुत सीख कर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे क्रिटिकल केसेस को हाथ में लेने का रिस्क लेना हमारे लिए सर गलत है। कोई रिकमेंड कर सकते हैं कि आप पूना, बॉम्बे या कहीं भी अगर आपको पता है तो प्लीज। जी, मुझे अगर मिलता है कोई तो, मेरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, अगर वो अच्छा सेक्टर, ये खैरुल इस्लाम भाई मुझे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, बता सकते हैं तो बोलिए। आप किसी भी है ना न्यूरो साइकेट्रिस्ट से मिलिए, क्योंकि न्यूरो साइकेट्रिस्ट itself सुपर स्पेशलिटी ये है, तो सिलेक्टेड लोग ही रहते हैं, तो जो भी मिलेगा आपको हाई क्वालिटी ही मिलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ। हाँ, और काफी चीजें है ना मेडिसिन अवेलेबल है, तो उसमें प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, बस इतना है कि जहां भी जाए प्रॉब्लम्स जो क्लियर है वो सुना है, सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट को बोलना। ओके। हाँ, और पेशेंट के साथ में वो लोग जाए जिसको वो फ्रेंड समझते हैं, मतलब क्लोज, कि भाई मेरे को इससे परेशानी नहीं है, एक तो क्लोज फ्रेंड या मदर हो तो बेस्ट तरीके का, मदर बेस्ट रहता है, तो कैसा उसमें आसानी रहती है, जितना पेशेंट डीप इंफॉर्मेशन देगा उतना बेहतर इलाज होगा। देखो, एक चीज मैं तो अभी उस बच्ची के बारे में जानता नहीं हूँ, और बच्ची कौन है क्या है। एक चीज ये भी सर होती है कभी, करीबी बच्ची है, नहीं और नहीं पहली बार इतना मैं नहीं एक्चुअली 15 ईयर्स से हूँ एजुकेशन में, मैंने कभी इतना सीवियर केस नहीं देखे। नहीं नहीं होता है कभी कभी। देख, मैं दूसरी चीज में आपको उसमें मैं एक बात ऐड करना ये चाहूंगा कि कभी कभी कुछ केसेस में जो चीजें होती है ना, जैसे मैंने कहा ना आपको कि क्रिएटिंग एन एडुकेट इन्वायरमेंट फॉर द हिप्नोसिस, वो ओके। इन्वायरमेंट हिप्नोसिस करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि बच्ची रिकवर करने की कोशिश भी कर रही है, नहीं कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा ये केस के अंदर, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी कभी घर वाले सुधरने देना भी नहीं चाहते। सुधर घर वाले कभी कभी ऐसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि घर वाले चाहते भी नहीं है कि वो सामने वाला इंप्रूव हो, घर वाले खुद ही पागल बनाने के फिराक में रहते हैं, खुद ही पागल बनाना चाहते हैं, या खुद ही उसके साथ में जो बिहेवियर होते हैं, देखो उसके साथ में क्या होता है, एनवायरनमेंट सेटअप करने से मुराद ये होती है कि सामने वाले जो लोग होते हैं ना, अतराफ के लोग, उनके बिहेवियर के अंदर बहुत सारे चेंजेस को अप्लाई करना होता है। अगर वो अप्लाई नहीं हो रहे और मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन जिस चीज की वजह से हुआ था, माँ के जिस बिहेवियर की वजह से उसको जो एंजाइटी आई थी, माँ के जिस बिहेवियर के, बहन के जिस बिहेवियर से, किसी दूसरे के किसी बिहेवियर के, बाहर वाले के बिहेवियर से, वो बिहेवियर की वजह से जो खराबी आई थी, वो अगर कंटिन्यूसली चालू ही है और हम कोशिश कर रहे हैं दवाइयां खाने की, तो वो सब जाने वाली नहीं है। तो उमूमी तौर पर जो ज्यादातर जो केसेस होते हैं डिप्रेशन वगैरह के, या फिर जो पागलपन के, ये इनमें बहुत सारे केसेस में वजूहात जो होते हैं ना, करीबी लोग वजूहात होते हैं। तो करीबी लोग वजूहात होने की वजह से क्या होते हैं, वो वजह के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं, और वो कंटिन्यूअसली वो बिहेवियर, वो सिचुएशन उनके साथ में ला और उनके ऊपर ढाई जाती है, और वो फिर दवाइयां भी खाते हैं, दवाइयां का असर कुछ होता नहीं। अगर घर वाले सीरियसली चाहते हैं कि चेंज होना, तो कभी कभी ये उनको भी अंडरस्टूड सर। आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हेलो। जी, शुक्रिया, जजाकल्ला खैर सर। चेंज द एटमॉस्फेयर विल हेल्प हर मे बी, इंशाल्लाह।